हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू जेवीज आईएएस। तो आज के 25 अक्टूबर 2024 के एडिटोरियल एनालिसिस में हम देखेंगे गाजा वॉर एंड ग्लोबल साउथ्स इंटरवेंशंस, यानी कि गाजा वॉर में इंडिया और चाइना का क्या रवैया है, क्या पोस्चर इन दोनों कंट्रीज ने अपनाया हुआ है, उसको हम स्टडी करेंगे। ब्रिक्स समिट से क्या क्या टेक अवेज हैं, खासकर रशिया में हुई इस ब्रिक्स समिट में इंडिया के लिए, चाइना के लिए और रशिया के लिए क्या क्या है, वो चीज़ों को स्टडी करेंगे। और इसके साथ साथ कौन कौन सी न्यू मेंबर कंट्रीज ब्रिक्स में जो हैं उनकी क्या क्या पोजीशंस हैं और क्या उनके नाम है, उसको भी हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा आज के एडिटोरियल्स में ये जो एडिटोरियल है रिव्यूइंग द रिव्यूअर्स, यानी कि सेंसर बोर्ड और मीडिया और जो हमारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं बॉलीवुड के, उनका क्या रवैया रहता है मीडिया की तरफ और मीडिया जर्नलिस्ट्स का क्या रवैया रहता है इन मूवी मेकर्स की तरफ। तो इस एडिटोरियल को भी हम स्टडी करने जा रहे हैं। गाजा वॉर एंड ग्लोबल साउथ इंटरवेंशंस, इसको भी हम स्टडी करेंगे। मूव ऑन मद्रासास, द एलियनेशन ऑफ मुस्लिम्स, ये एक एडिटोरियल है जो हमने आज स्किप करा है। रीजन बीइंग इसके थोड़ी सी पॉलिटिकल ओवरटोन्स हैं। खासकर ये आर्टिकल डील कर रहा है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकमेंडेशंस थी एनसीपीसीआर की, उसको स्टे कर दिया है। राइट टू एजुकेशन से जुड़ा ये पॉइंट है, तो इसको ब्रीफली हम समझ लेंगे जहां तक इसका फैक्चुअल एस्पेक्ट है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का। उसके अलावा इसमें हमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये एडिटोरियल एनालिसिस। बिल्डिंग ब्लॉक्स एडिटोरियल जो आप देख रहे हो ये भी एनालाइज करेंगे, स्टार्टिंग इसी से होगी आज की। तो रशिया ने 16th ब्रिक्स समिट को होस्ट करा काजान में। उस काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस उससे डिराइव करे जा सकते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसको बहुत क्लोजली देखा जा रहा था, क्योंकि अभी तक तो ये बताया जा रहा था कि रशिया को आइसोलेट कर दिया गया है एक तरह से। सैंक्शंस जो यूएसए ने लगाई यूक्रेन वॉर के बाद, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, और वैसे भी ईयू यूरोपियन यूनियन ने मिलाकर पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया को आइसोलेट करने की पूरी कोशिश करी। और इस वजह से रशियन प्रेसिडेंट भी कम नहीं है। रशियन प्रेसिडेंट ने ब्रिक्स की इस समिट को एक जरिया बना लिया, एक प्लेटफॉर्म बना लिया, ये दिखाने के लिए, इस नोशन को डिस्पेल करने के लिए कि भाई रशिया और कुछ भले ही हुआ हो लेकिन आइसोलेट नहीं हुआ है। इस वजह से 30 लीडर्स फ्रॉम द ग्लोबल साउथ वर इन्वाइटेड एज स्पेशल ब्रिक्स आउटरीच एफर्ट कॉन्फ्रेंस के पार्ट के हिसाब से। और सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर भी आए, ठीक है। 9 कंट्रीज के लीडर्स वहां पे मौजूद थे, सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर, और 30 साउथ ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं उसके लीडर्स स्पेशल इनवाइटीज के रूप में वहां मौजूद थे। तो ये बात एक तरह की प्रूव करने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड को, रशिया वर्सेस वेस्टर्न वर्ल्ड जो चल रहा है आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर, कि रशिया और कुछ भले ही हुआ हो, एनीथिंग एक्सेप्ट आइसोलेटेड, ठीक है, एक्सेप्ट बीइंग आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एक सबसे बड़ा टेक अवे रशिया के लिए रहा। समिट एजेंडा एंड कजान डिक्लेरेशन, कजान डिक्लेरेशन के जरिए एक कंसर्टेड मैसेज भेजा गया है कि जो इकोनॉमिक बॉन्ड्स हैं ना इन ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में, उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। और ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस हम जानते ही हैं। गोल्डमैन सैक्स नाम का जो ग्रुप है, एक फाइनेंशियल ग्रुप है, उसके एक एग्जीक्यूटिव ने इस ब्रिक्स कंट्रीज को टर्म को कॉइन किया था। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है वो लगभग एक जैसी है, 1/3 ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ये तीनों जो मेजर कंट्रीज हैं, रशिया, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ये मिलाकर 1/3 ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करती हैं। और ज़्यादातर रशिया को छोड़ के ये ग्लोबल साउथ में ही कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की परिभाषा में आती हैं, ठीक है। तो एक सिग्नल दिया गया कि यूनिलैटरल सैंक्शंस जो मेंबर्स के खिलाफ लगाई जाएंगी, उनको साइडलाइन करने के लिए या उनका इफेक्ट नेगेट करने के लिए, चाहे रशिया के ऊपर हो या ईरान के ऊपर हो, पूरी कोशिश की जाएगी, राइट। तो स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक बॉन्ड्स विद इन द ग्रुप, तो इकोनॉमिक बॉन्ड्स क्या करेंगी रशिया के ऊपर और ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगी हैं उनका इफेक्ट कहीं ना कहीं नेगेट हो जाएगा। और यहाँ पे एक ज़रूरी है हमें नज़र डालना कि कौन कौन से न्यू मेंबर्स हैं 2023 ऑनवर्ड्स। जो न्यू मेंबर्स आप ये जो ग्रीन कंट्रीज देख रहे हो, जैसे सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई, इथियोपिया, इन कंट्रीज़ को शामिल किया गया है इसमें, विद दी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, ठीक है। तो ब्रिक्स कंट्रीज जो नाम दिया गया था, सबसे पहले ब्रिक दिया गया था, फिर एस साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ, गॉट इट। तो ये नीचे मैप में साउथ अफ्रीका भी है, बट अभी के लिए इट इज़ नॉट विजिबल, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू। सो अब जो अग्रीमेंट्स इस ब्रिक्स समिट में कजान डिक्लेरेशन में जिनका मेंशन किया गया वो है इंटर बैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म। देखो, यूएसए की सैंक्शंस को नेगेट करने के लिए इकोनॉमिक बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करा जाएगा। अब क्या करा जा रहा है कि अगर रशिया को पेमेंट करनी होती है हमें, तो हम यूनियन बैंक का सहारा लेते हैं रशियन बैंक को पेमेंट करने के लिए, लेकिन रुपीज़ में पेमेंट होती है। अब ये सारे
इनहिबिशंस या जो स्पीड ब्रेकर्स हैं रशिया इंडिया इकोनॉमिक ट्रेड में, रशिया चाइना ट्रेड में या ब्रिक्स की इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड में, उन बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए इंटर बैंक कोऑपरेशन अग्रीमेंट, यानी कि जो स्विफ्ट मैकेनिज्म, जो पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए जो हमने नीरव मोदी स्कैम में सुना था है ना, वो लेजर्स जो बैंक्स की हैं आपस में इंटरकनेक्ट करी जाएंगी। यानी कि यूएस डॉलर में ट्रांजैक्शन करना हो या ना करना हो, ये इंटर बैंक कोऑपरेशन से ब्रिक्स कंट्रीज के बैंक्स आपस में एक वायर्ड नेटवर्क के जरिए जुड़ जाएंगे। अब दूसरा, यूक्रेन ग्रेन एक्सचेंज की वजह से रशिया को भी दिक्कतें आ रही है ना, यूक्रेन से फूड ग्रेन्स रशिया इंपोर्ट करता था, अब ग्रेन एक्सचेंज अग्रीमेंट भी इसमें साइन करा गया है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम, आप सभी जानते हो कि यूपीआई को हमारे प्राइम मिनिस्टर जिस भी कंट्री में जाते हैं, सिंगापुर एक्सेट्रा, तो यूपीआई को प्रमोट करा जा रहा है। हालांकि यहाँ पे यूपीआई मेंशन नहीं है, लेकिन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम अगेन यूएस और ईरान के ऊपर जो रशिया और ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगी हैं उनका इफेक्ट नेगेट करने के लिए ये किया जा रहा है। गॉट इट। ग्रोथ ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, अब न्यू डेवलपमेंट बैंक एज एन ऑल्टरनेटिव प्रमोट करा जा रहा है, ऑल्टरनेटिव टू वर्ल्ड बैंक एंड जो 20th सेंचुरी की इंस्टीट्यूशन जिन्हें हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, जो ऐसी कंडीशनैलिटीज़ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन्स देते हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड उनके सामने रखता है ना, और इनका रिफॉर्म भी नहीं किया जा रहा। जब इंडिया कैपिटल में, आईएमएफ के कैपिटल में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहता है, सिमिलरली चाइना भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहता है, ज़्यादा वोटिंग राइट्स ना देने पड़े, इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ इन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं में, इंस्टीट्यूशंस में ज़्यादा वोटिंग राइट्स ना देने पड़े, इसलिए ज़्यादा शेयर होल्डिंग राइट्स नहीं देते डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जैसे इंडिया और चाइना को। इसलिए हमने न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स के अंडर सेटअप करा था। तो ये सारी चीज़ें ये इंडिकेट करने के लिए कि जो ऑल्टरनेटिव्स हैं ना, उनकी तलाश चालू हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है टू इंटरनेशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। पिछले दिनों भी हमने एक एडिटोरियल देखा था जिसमें हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस के ऊपर एडिटोरियल था कि अगर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, अगर वो नाकामयाब हो रही हैं, वो फेल हो रही हैं, तो उनको किसी दूसरी संस्था को स्पेस देनी पड़ेगी, न्यू एमर्जिंग इंस्टीट्यूशंस को, डेवलपिंग कंट्रीज लेड इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं स्पेस देना पड़ेगा, वेकेट करना पड़ेगा। और वैसा इकोनॉमिक एरिना में, खासकर जहाँ तक साउथ एशिया की बात है, ग्लोबल साउथ की बात है, कहीं ना कहीं ब्रिक्स वो काम करने के लिए सक्षम आगे आ रहा है, ठीक है, कैपेबल अपने आप को दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान रखने की है कि कहीं ना कहीं इंडिया का जो पोस्चर है क्वाड्रिलेटरल में, इंडिया ही इकलौती ऐसी कंट्री है जो वेस्टर्न अलायंस के साथ भी जुड़ी हुई है, ठीक है, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ के ब्लॉक के साथ भी, यूएसए के अंडर, अम्ब्रेला के अंडर भी जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं चाइना को और रशिया को अब पिंच करती है, खलती है। लेकिन फिर भी इंडिया का ब्रिक्स में मौजूद होना कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इंडिया चाइना डिस्कशंस के लिए, इंडिया रशिया डिस्कशंस के लिए, जो कि ऑलरेडी एक हेल्दी, ओवरऑल एक हेल्दी रिलेशनशिप है। लेकिन इंडिया चाइना, जैसे हमने इस बार भी देखा कि इस मीटिंग की साइडलाइंस पे दोनों लीडर्स में, प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग में भी मीटिंग हुई, तो कहीं ना कहीं ब्रिजिंग द डिफरेंसेस के लिए ब्रिक्स अपना रोल प्ले कर रहा है। हाँ, इंडिया के लिए ये अच्छा है कि इंडिया को वेस्ट प्लस चाइना लेड शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह से दोनों के बीच में बैलेंस बैठा के चलना है। अब नए मेंबर्स को इंडक्ट किया गया, जैसे ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई एंड सऊदी अरेबिया, तो देयर नेम्स शुड बी मेमोराइज्ड, आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसमें ब्रिक्स को शामिल किया गया है। और ये जो हुआ है कि इनको नया कंट्रीज़ को एंट्री देना, कहीं ना कहीं चाइना इसकी फेवर में था, ठीक है, चाइना वांटेड देम टू बी एडेड बट इंडिया डिड नॉट, ये हम आगे देखेंगे। और लेकिन इंडिया ने ये मेक श्योर किया कि ये जो अंजाम है इनको एंट्री देने का, ये ऑप्टिक्स के लिए रशिया में हो, चाइना में ना हो, है ना। जैसे हमने देखा कि जब G20 समिट हुई थी तो हमने जो अफ्रीकन लेड एयू है, अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है, अफ्रीका की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी भर्ती, उसका एडमिशन इनटू G20 कहाँ पे हो, इंडिया में हो, हमने ये मेक श्योर करा, ठीक है। तो इंडिया की 2023 सितंबर में जो समिट हुई थी, क्योंकि ये चीज़ें ऑप्टिक्स के लिए बहुत मैटर करती हैं। मान लो ऑलरेडी ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में समझौते की राजनीति खेल रहा है चाइना,
टू अराइव एट अ कॉन्सेंसस और एट अ मीडिएशन, ठीक है, टू स्ट्राइक अ मीडिएशन बिटवीन द टू कंट्रीज, टू स्ट्राइक अ कॉम्प्रोमाइज। अब ऐसी चीज़ राजनीति के लिए, जियो पॉलिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती अगर ये समिट चाइना में हो रही होती और इन कंट्रीज़ को चाइना में एडमिट किया जाता, एडमिशन दी जाती ब्रिक्स में, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं होने दिया। अब ओल्ड गार्ड वर्सेस ब्रिक्स, while many BRICS countries have strong ties with the US and Europe, it is clear that they feel that the present institutions of global governance are highly skewed unfairly towards the old guard of the West, है ना। अभी भी जैसे फाइव आइज़ की हम बात करते हैं, कनाडा और यूएसए मिलके इंडिया को कॉर्नर कर रहे हैं खालिस्तान मूवमेंट के ऊपर जो चल रहा है। कहीं ना कहीं ये जो असमंजस है, ये जो कन्फ्यूजन या ये जो असंतोष है, डिससेटिस्फैक्शन है कि आप वर्ल्ड बैंक को रिफॉर्म नहीं करने देते, आईएमएफ को, यूनाइटेड नेशंस को रिफॉर्म नहीं करने देते, तो इस वजह से ओल्ड गार्ड जो वेस्ट लीड कर रहा है, ओल्ड गार्ड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल गवर्नेंस की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे कहीं ना कहीं जो डिससेटिस्फैक्शन है वो ब्रिक्स के रूप में बन के सामने आ रहा है कंस्ट्रक्टिव वे में। तो इसलिए पीएम मोदी ने अपने प्लेनरी सेशन में ये कहा कि जो कंसर्न्स आ रहे हैं ना इस चैलेंज को लेके, ब्रिक्स एक इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट अ डिवाइसिव ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि मैंने बताया इंडिया के लिए एक ऐसा पड़ाव है, रशिया अकेले यूएसए से पंगा ले सकता है, चाइना ले सकता है, लेकिन इंडिया एक ऐसे जंक्चर पे है अपनी ग्लोबल पॉलिटिकल हिस्ट्री के या अपने ग्लोबल मतलब जो डेवलपमेंटल जंक्चर है हमारा, वो उस लेवल पे है कि भाई इंडिया सबको साथ लेके चलना चाहता है, किसी से राइवलरी नहीं चाहता। और ख़ासकर यूएसए के इस सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंडर, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे ये बोलने की बात हो कि हम अगर ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं तो हमारा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि हमें इंडिया को यूएसए को अलग थलग करना है या यूएसए को एक्सक्लूड करना है, नहीं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने जब क्वाड्रिलेटरल में भी इस बार हमारे जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर सब गए थे, तब भी ये दोबारा से बोला गया कि भाई क्वाड्रिलेटरल भी इंक्लूसिव, क्वाड्रिलेटरल का पर्पस चाइना पे निशाना साधना नहीं है। और जब हम ब्रिक्स में खड़े हैं तो हम यूएसए के वेस्टर्न वर्ल्ड के कंसर्न्स को असुवॉज करते हुए, उनके जख्मों पे मरहम लगाते हुए हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारा आइडिया आपको एक्सक्लूड करने का नहीं है, ब्रिक्स एक डिवाइसिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इंडिया ब्रिक्स को डिवाइसिव ऑर्गेनाइजेशन के वे में बिल्कुल नहीं देखता, बट इंडिया इस तरह से देखता है, द वन दैट वर्क्स इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। यही चीज़ हम क्वाड्रिलेटरल के लिए बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए हमने बनाया है, हमने चाइना के खिलाफ नहीं बनाया। गिवन दैट इंडिया, अब यहाँ पे देखो कि इंडिया इकलौता ऐसा मेंबर है ब्रिक्स का विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूएस लेड क्वाड्रिलेटरल या इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। दिस इज़ अ नेसेसरी बैलेंस। ये प्राइम मिनिस्टर का बोलना बहुत ज़रूरी था, ये कहना, क्योंकि इंडिया इकलौता ऐसा मेंबर है जो क्वाड्रिलेटरल का भी है, तो काउंटर बैलेंस करना कहीं ना कहीं ज़रूरी था। वो भी एक ऐसे टाइम पे जब रशिया इज़ लॉकिंग दी हॉर्न्स विद द यूएस एट वेरियस ग्लोबल थिएटर्स, है ना। रशिया दो जगह पे यूएसए के साथ में उलझा हुआ है। कहाँ? एक तो इजराइल पैलेस्टीन डिस्प्यूट में ईरान को सपोर्ट करता है रशिया, ठीक है, और दूसरा रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से तो सीधे सीधे यूएस की सैंक्शंस को डिफाई करना, यूएसए के हर मंसूबे को नाकामयाब करना। तो ऐसे टाइम पे जब रशिया और चाइना के साथ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंडर अगर इंडिया खड़ा है, तो इंडिया के लिए यूएसए के कंसर्न्स को असुवॉज करना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना रशिया के कंसर्न्स को हम पास्ट में असुवॉज या एड्रेस करते हुए आए हैं। और ऐसा हमने बखूबी किया जब प्राइम मिनिस्टर ने ये बोल दिया कि ब्रिक्स इंक्लूसिव है। नाउ हिज ऑफन रिपीटेड फ्रेजेस, अब हमारे प्रधानमंत्री के जो और भी फ्रेजेस आए हैं, जैसे जब हम क्वाड्रिलेटरल की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर गए थे तो उन्होंने बोला कि देयर आर नो सॉल्यूशंस ऑन द बैटल फील्ड, और वहाँ पे भी हम कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं ना। क्वाड्रिलेटरल में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये डायलॉग दिया था, और डायलॉग एंड डिप्लोमेसी नॉट वॉर, इंडिया सपोर्ट करता है डायलॉग एंड डिप्लोमेसी को, ना कि वॉर को। तो ये नेसेसरी रिमाइंडर्स हैं हर मेंबर कंट्री को, हर ऐसी अलायंस को, हर ऐसी ग्रुपिंग को कि इंडिया जो है अपनी नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो कर रहा है ना। दैट ऑल द मेंबर्स डू नॉट कंप्लीटली अलाइन ऑन जियो पॉलिटिक्स, ये स्टेटमेंट्स ये भी दर्शाती हैं कि चाहे रशिया है, इट इज़ नॉट एट द सेम पेज व्हेन इट कम्स टू रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। सिमिलरली जब यूएसए है, यूएसए इज़ नॉट एट द सेम पेज व्हेन इट कम्स टू इंडिया एसोसिएटिंग विद ब्रिक्स। तो ये स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं ये बात को दर्शाती हैं कि हर मेंबर जो है कहीं ना कहीं
जियो पॉलिटिक्स को लेके एक सुपर पावर रुख नहीं रखता, क्योंकि वर्ल्ड भी मल्टीपोलर लेवल स्टेज पे है, मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ रहा है। स्टेज पे तो नहीं है अभी, लेकिन मल्टीपोलैरिटी की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो ये असमंजस की कौन किसकी तरफ है, कौन क्या सोचता है, उस पर आम सहमति बनना मुश्किल है। ये जो प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट्स हैं ये इस बात को बखूबी दर्शाती हैं। इट वॉज सिग्निफिकेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट इंडिया बैक्ड द स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ्स। अब जब इंडिया ऐसी चीज़ें बोल रहा है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं पीस, इंडिया का जो आउटलुक है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करने वाला है, ठीक है, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो इंडिया के लिए ये बखूबी वैलिड था इसराइल के खिलाफ जो स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ्स इस काजान डिक्लेरेशन में इनकॉर्पोरेट करे गए, इसराइल के कंडक्ट को कंडेम करने वाले, उसकी आलोचना करने वाले। ठीक है, अब बायलैटरल इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो सब्सटेंस ऑफ द समिट तो हमने देख लिया, ये मुद्दे जो ऊपर हमने स्टडी करे। ब्रिक्स ग्रुपिंग ऑल्सो अफोर्ड्स इट्स मेंबर्स अ स्टेज टू डिस्कस थॉर्नी बायलैटरल इश्यूज। अब देखो, सार्क या अदर जो ग्रुपिंग्स है ना, वहाँ पे बायलैटरल इश्यूज के लिए कोई स्कोप नहीं होता। ठीक है, जैसे पाकिस्तान इंडिया अपने आप को कंडेम नहीं करेंगे, एक दूसरे के कंडक्ट को कंडेम नहीं करेंगे सार्क में, ठीक है, यूएन में कर सकते हैं, लेकिन ब्रिक्स एक ऐसा नया आधुनिक जो हम कहेंगे 21st सेंचुरी का अच्छा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बायलैटरल इश्यूज को भी कहीं ना कहीं डिस्कस किया जाता है। ठीक है, चाहे वो ईरान और यूएई के एमर्जिंग डिफरेंसेस हों, चाहे इजिप्ट और इथियोपिया के डिफरेंसेस हों, ठीक है, और उसी तरह इंडिया और चाइना के भी डिफरेंसेस को डोकलाम के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के स्टैंड ऑफ के ऊपर जो भी इश्यूज़ हैं, कन्फ्यूजन प्रिवेलिंग जो चल रही थी, ठीक है, उसको भी डिस्कस करने का एक अवधि प्रदान करता है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, इवन इफ ऑन दी साइड लाइन्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई ब्रिक्स की समिट में साथ बैठ के डिस्कस करेंगे हाई टेबल पे, नहीं, बायलैटरल समिट में दोनों लीडर्स साइड बाय साइड बैठ के अपनी डिस्कशंस कर सकते हैं। उनको रशिया में एक, जहाँ पे भी समिट हो रही है वहाँ पे एक हॉल दे दिया जाएगा कि अपनी डिस्कशंस कर लो, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स ओवरऑल समिट नहीं। गॉट इट। तो एडिटोरियल 2 पे आते हैं। देखो ये एडिटोरियल क्या कह रहा है कि इंडियन सिनेमा की जो सेंसरशिप के साथ में, जो सेंट्रल फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के साथ में जो कश्मकश चलती रहती है, बैटल्स चलती रहती हैं, वो तो काफ़ी लंबी कहानी है। ठीक है, फिल्म जर्नलिज्म फॉर मोस्ट पार्ट हैज़ बिन सिंपैथेटिक। जो मीडिया का जर्नलिज्म आता है ना, जैसे मूवी रिव्यू एट्सेट्रा, वो काफ़ी सिंपैथेटिक है कि सेंसर बोर्ड ने अनुराग कश्यप की मूवी में वो सीन कट कर दिया, इस फलाने एक्टर का वो सीन कट कर दिया, विश्वरूपम मूवी पे बैन लगा दिया, ये हम देखते हुए आए हैं। ठीक है, अब यूपीएससी के लिए आर्टिकल कैसे वैलिड है, देखो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत मूवीज आर कवर्ड अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट पीस इंडिया में पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए, तो POMH को ध्यान में रखते हुए, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं मूवीज़ पे बैन लगाया जाता है। ठीक है, और एक तरह से यूपीएससी ऐसे भी पूछ लेती है कि मूवीज़ रिफ्लेक्ट दी कॉन्टेम्प्रेरीनेस ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, मूवीज़ आर अ मिरर, या बॉलीवुड और जो ये फिल्म इंडस्ट्री है, इट इज़ अ मिरर टू इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो इस तरह के एसेस पूछे जा चुके हैं। एक योजना का इशू आया था बहुत पहले, उस योजना का जो थीम था योजना मैगजीन का, वो डिट्टो यूपीएससी ने ऐसे पेपर में एक क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस तरह के, जैसे कैसे सोसाइटी, जैसे समाज चेंज हो रहा है, जैसे हम रूरल से अर्बन हुए, वैसे मीडिया में, मतलब मूवीज़ में भी अर्बन कल्चर ज़्यादा दिखाया जाने लगा। ठीक है, जैसे यूथफुल इंडिया है तो 3 इडियट जैसी कॉलेज बेस्ड मूवीज़ ज़्यादा बनने लगती हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं। लेकिन इस आर्टिकल का जो मैं आपको सारांश, जो एसेंस यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो फिल्म जर्नलिज्म है या जो बॉलीवुड है ना, वैसे फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स टॉलरेंस एक्सपेक्ट करते हैं, ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट करते हैं कि उड़ता पंजाब मूवी में यदि पंजाब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करा जा रहा है तो उसको एक्सेप्ट करे पंजाब गवर्नमेंट। वो रियलिटी है पंजाब की नशे की प्रॉब्लम। उसी तरह से जब कोई मूवी राजस्थान के कल्चर पे बनती है, जौहर के ऊपर बनती है ना, कि वाइफ को हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ में जला दिया जाता है, तो राजस्थान सरकार उसे एक्सेप्ट करे। उसी तरह से विश्वरूपम जैसी मूवी के ऊपर जब बैन लगाए जाते हैं तो तमिलनाडु सरकार बैन ना लगाए। तमिलनाडु सरकार को हक कहाँ से मिलता है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने की जो ड्यूटी है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, लेकिन एक तरफ तो फिल्म मेकर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी मूवीज़ को क्रिएटिव फ्रीडम के लेंस के ज़रिए देखा जाए। टॉलरेंस, ट्रांसपेरेंसी, ये वॉच वर्ड्स होने चाहिए जब आप मूवी में
बैन लगाने की या मूवी में कट्स लगाने की बात करते हो। लेकिन वही फिल्म मेकर्स जो अपने लिए फ्रीडम और टॉलरेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दे आर अनविलिंग टू एक्सटेंड द सेम फ्रीडम टू प्रेस। ठीक है, अब प्रेस में मूवी का क्रिटिसिज्म अगर आ गया तो उस प्रेस को खरीदने की, उस न्यूज़पेपर को खरीदने की कोशिश होती है। अगर किसी रिवॉर्ड में कोई फिल्म मेकर अवार्ड या जो भी अवार्ड्स मिलते हैं, अगर उसमें किसी पर्टिकुलर मूवी का अवार्ड नहीं मिल रहा, तो बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर यश राज फिल्म जैसा या उदय चोपड़ा या जो भी, वो उस अवार्ड को खरीदने की कोशिश करते हैं। फिल्म जर्नलिज्म भी इसी चीज़ का शिकार हुआ है। राइटर ये कह रहे हैं कि हाल फिलहाल के दिनों में जो डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं वो ये दर्शाती हैं कि फिल्म मेकर्स सेम फ्रीडम जर्नलिज्म को देने को तैयार नहीं है जो वो खुद सेंट्रल फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड से या सेंसर बोर्ड से मांगते हैं। तो यहाँ पे देखोगे, कर्ब्स ऑन आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम आर अनवेलकम इन एनी डेमोक्रेसी। रेजिम्स, ऐसा शासन जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है ऐसे क्रिएटिव फ्रीडम को या रेगुलेट करता है, वो इक्वली अनयील्डिंग है ऑन दी फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि यूएपीए लगा दिया, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, या किसी भी सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट का लगा के किसी को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, तो वो पूरा ऐसा एनवायरनमेंट इस टाइम पे बना हुआ है। इन सच अ क्लाइमेट ये बात समझ में आती है कि एटलीस्ट इन स्पिरिट दैट क्रिएटर्स एंड कमेंटेटर्स ऑफ कल्चर वुड स्टैंड टुगेदर। ऐसे समय में सब एक साथ हो जाते हैं ना। जैसे कोई भी आंदोलन होता है जो कंट्री को खतरे में डालता है या कंट्री के एक पर्टिकुलर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के राइट टू इन्फॉर्मेशन या किसी भी चीज़ के ऐसे फ्रीडम को खतरे में डालता है, तो सभी विरोधी दल भी एक साथ आ जाते हैं। ऐसे में क्रिएटर्स और कमेंटेटर्स यानी कि मूवी क्रिएटर्स और एडिटोरियल राइटर्स या जर्नलिज्म वर्ल्ड के जो लोग हैं उनको एक साथ आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है भारत के इस लोकतंत्र में, जहाँ तक फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स और जर्नलिज्म के लोगों के एक साथ आने की बात है। ठीक है, जहाँ तक हम देखते हैं स्क्रैपिंग ऑफ एडवांस प्रेस स्क्रीनिंग्स। ठीक है, प्रेस में पहले मूवी को स्क्रीन किया जाता था थोड़ा बहुत कि मूवी में ऐसा ऐसा हुआ, अब इसको स्क्रैप करवा दिया ताकि मूवी का क्रिटिसिज्म होगा, लोगों को बोरिंग ना लगे मूवी, इस वजह से सिनेमा हॉल खाली ना हो जाए। मेजर बॉलीवुड स्टूडियो ने, जो जिसका इशारा यहाँ पे हो रहा है यश राज फिल्म्स की तरफ हो रहा है, ठीक है, एक मेजर बॉलीवुड स्टूडियो ने एडवांस प्रेस स्क्रीनिंग जो पहले मूवीज़ पे हुआ करती थी, एक परंपरा थी, एक हेल्दी कल्चर था, उसको हटा दिया। अब यूट्यूबर्स जो मूवीज़ के रिव्यूज़ गलत देते, मतलब सही देते हैं, उनके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक करवा के उनके चैनल्स को डिलीट करवाने की प्रक्रिया, यूट्यूब को कंप्लेंट कर दी कि ये कॉपीराइट मटेरियल यूज़ कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने, उस यूट्यूब चैनल ने नेगेटिव रिव्यू दिए थे एक पर्टिकुलर मूवी के। फिल्म क्रिटिक्स, ठीक है, फिल्म क्रिटिक्स के चैनल्स या उनको बैन करवाना, उन पे कुछ ना कुछ आरोप लगवाना, जर्नलिस्ट ऐसे जो है उनको कहीं जॉब ना मिले, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और कंटेंट क्रिएटर्स का जो ग्राउंड, जो एक स्पेस थी फ्रीडम की, अपनी बात रखने की, अपने मूवीज़ के प्रति रिव्यूज़ रखने की, वो कहीं ना कहीं सिकुड़ती चली जा रही है, वो कहीं ना कहीं श्रिंक हो रही है। ठीक है, तो एक पजलिंगली, एक मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड वे में ये चीज़ समझ में आती है कि ऑनेस्टली और इंसाइसिवली इंडियन फिल्म्स पे रिपोर्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फिल्म्स में लगा होता है पैसा, और अगर मूवी के रिव्यूज़ एडवर्स हो गए तो वो पैसे की रिकवरी जो 3 टाइम्स 4 टाइम्स होती है वो नहीं होगी। इस वजह से ये जो स्कैफोल्डिंग होती है ना, जो ऊपर चढ़ते हैं जब कोई बोर्ड लगाना होता है, स्कैफोल्डिंग या जो भी, ठीक है, भले ही ये कितनी ही डगमगा रही हो, लेकिन गुड फेथ डिसएग्रीमेंट्स, ऐसे डिसएग्रीमेंट्स की उस मूवी में ये चीज़ बेटर हो सकती थी, जो गुड फेथ में डिसएग्रीमेंट्स होते थे ना, उनकी स्पेस का कम होना कहीं ना कहीं ये मूवी कल्चर के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, इंडस्ट्री का जो एटीट्यूड है ना वो पैरानॉइड हो गया है। पैरानॉइड का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति की, जर्नलिस्ट की बात को हमेशा ये सोचना कि ये तो हमारे बारे में गलत ही बोलेगा, कि उनके काम, कोई काम कर रहा है कोई, उसके काम को नेगेटिव लेंस के ज़रिए ही देखना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का जो ये पैरानॉइड एटीट्यूड है ना प्रेस की तरफ, कि प्रेस तो हमारे मूवी के बारे में गलत ही बोलेगी या इसको अंडर 3 रेटिंग ही देगी आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 8 6 रेटिंग दे देंगे, 5 रेटिंग दे देंगे। तो कहीं ना कहीं डिजिटल एज में ये चीज़ और डिफ़िकल्ट हो गई है कि जेन्युइन क्रिटिसिज्म को आप सेपरेट नहीं कर सकते फ्रॉम द मेलाइस एंड साबोटाज। ठीक है, जो
एक होता है गुड फेथ में डिसएग्रीमेंट, एक होता है जानबूझ के किसी को नीचा दिखाना। तो डिजिटल एज ने भले ही एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया यूट्यूबर्स के लिए, जो नई वेबसाइट्स बन गई मूवी को रेटिंग देने के लिए, बुक माई शो एट्सेट्रा एट्सेट्रा, है ना। पहले क्या होता था, मूवीज़ का जेन्युइन क्रिटिसिज्म होता था कि इस एक्टर ने ये एक्टिंग अच्छी नहीं करी, अमिताभ बच्चन ने ये एक्टिंग अच्छी नहीं करी, या यहाँ पे डायरेक्टर ये करता तो और अच्छा होता, आधे घंटे के बाद गाना आना चाहिए था। अब क्या हो गया है, कहीं ना कहीं क्योंकि लेजेंड ऑफ भगत सिंह और दूसरी बॉबी देओल वाली भगत सिंह एक ही समय पे रिलीज़ होनी है, तो दोनों में से एक मूवी को वेस्टेड इंटरेस्ट के चलते नीचा दिखाना ज़रूरी है, तभी दूसरी मूवी हिट होगी, है ना। तो डिजिटल एज ने ऐसा कर दिया है। हालांकि जब ये लेजेंड ऑफ भगत सिंह और दूसरी भगत सिंह आई थी तब डिजिटल एज इतना ज़रूरी नहीं था, ठीक है। ऑन सोशल मीडिया एवरीवन इज़ अ क्रिटिक और ट्रेड एनालिस्ट। चाहे सोशल मीडिया पे देखो तो हर कोई क्रिटिक बना हुआ है। पेड रिव्यूज़ के दौर में हम आ गए हैं थैंक्स टू डिजिटल एज। यूट्यूब पे भी पेड रिव्यूज़ आप देखते हो ना, मतलब अगर बायजूस और फन अकेडमी की बात करें या आजकल पूड़ी वाला की बात करें, तो आप देखते हो 1-1 करोड़ व्यूज़ आ रहे हैं एक ही दिन में, 1 करोड़। वो रियल नहीं है, वो बाय परचेज्ड होते हैं, वो बाय करे जाते हैं। उसी तरह से थम्स अप और ये सब यूट्यूब पे बिकता खरीदा जाता है। तो वैसे ही बुक माई शो की रेटिंग, जोमेटो की रेटिंग, आप अगर कोई रेस्टोरेंट का खाना ऑर्डर करते हो ये देखते हो कि उसकी रेटिंग कितनी है, लेकिन वो रेटिंग क्या होता है, फेक रेटिंग होती है। इसी तरह की रेटिंग बुक माई शो पे, इन सभी एप्लीकेशंस पे खरीदी जाती है, चाहे अमेज़न के प्रोडक्ट रिव्यूज़ क्यों ना हो। तो डिजिटल एज की वजह से कहीं ना कहीं जो पेड रिव्यूज़ जब खुद खरीदे जाते हैं तो उसे वेलकम करा जाता है, दे आर फेवरेबल। बट जब कोई दूसरे व्यक्ति खरीदता है, राइवल कैंप या दूसरा स्टार खरीदता है, तो उसे एक न्यूजेंस माना जाता है कि बेकार की चीज़ है ये, ठीक है। तो वी आर ऑल्सो लिविंग इन द एज ऑफ बॉयकॉट कॉल्स। जैसे MNS ने, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने किसी मूवी का बॉयकॉट करने को बोल दिया, या अगर दीपिका पादुकोण ने कोई भगवा कलर की साड़ी पहनी है, उस गाने का बॉयकॉट करने को बोल देता है बजरंग दल, ठीक है, या कोई भी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर सेंटिमेंट्स। तो ऐसा जो बॉयकॉट कॉल्स हैं कि उस फिल्म में पाकिस्तान को ऊंचा दिखाया गया है गदर 2 में या जो भी, तो ये इंजीनियर्ड कंट्रोवर्सीज क्यों हो रही हैं। कोई एक मूवी राइवल ग्रुप प्रोडक्शन हाउस दूसरे की मूवी को सक्सेसफुल नहीं होने देता, खासकर तब जब किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस ने बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा है और पता है कि अगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो ये प्रोडक्शन हाउस डूब जाएगा, ठीक है। पासिंग रिमार्क बाय एन एक्टर, किसी एक्टर ने कपिल शर्मा के शो में जाके कुछ पासिंग रिमार्क अगर बोल दिया, उसको सर्कुलेट ऑनलाइन कर दिया जाएगा। जैसे सिंग इज़ किंग मूवी आई थी तो अक्षय कुमार ने बियर्ड अपना शेव कर रखा था या जो भी था, तो उसको क्या किया गया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ब्लो करा गया और उनको माफ़ी मांगने को बोला गया SGPC के द्वारा, और ये बोला गया कि आप जो है हरिमंदिर साहिब अमृतसर जाइए, गोल्डन टेम्पल, और उनको वहाँ पे 50 लाख रुपए डोनेट करने पड़े, ठीक है। तो जो रिलीज़ के प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाते हैं, रिलीज़ की डेट पोस्टपोन कर दी जाती है। तो आज के इस डिजिटल एरिना में और ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि आसान हो गया है कि भाई ऐसी चीज़ों को कहीं ना कहीं आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर देना, ठीक है। जहाँ पे एक तरफ ये इजी हो गया, इट इज़ मच ईजियर टू लिमिट इंटरेक्शंस ऑल टुगेदर, फेवरिंग हार्मलेस सिटी टूर्स एंड फैन मीट्स इंस्टेड। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि भाई आप इंटरेक्शंस कम कर दो, एक्टर की इंटरेक्शन ही नहीं होगी, एक्टर कुछ बोलेगा ही नहीं, बस स्माइल करेगा, सिटी टूर करेगा, जहाँ पे फिल्म के ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, हो सकते हैं व्यूअर्स हो सकते हैं वहाँ पे। Both Bollywood and regional industries have been censoring the media in subtle and unsubtle ways. चाहे बॉलीवुड हो चाहे रीजनल इंडस्ट्रीज़ हो, मीडिया को सेंसर करा जा रहा है, कंट्रोल करा जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और प्रमोशनल इंटरव्यूज़ एक नियर बाय लेबोरेटरी में करवाए जाते हैं, मतलब नियर लेबोरेटरी कंडीशन में करवाए जाते हैं कि आप ये नहीं बोलोगे, आप ये बोलोगे, ठीक है। जो वीडियो शूट्स होते हैं उसमें इतनी बार राइटर को ये बोला जाता है अगर आप ऐसा बोलोगे तो इसको ऐसे परसीव किया जा सकता है ना, कोई इसका गलत मतलब निकाल सकता है। तो इसी तरह से प्रेजेज एंड फ्रिवॉलिटीज़ आर इनकरेज्ड, इधर उधर की बात करना, चाहे आप कॉफ़ी विद करण शो में किसी मूवी प्रमोशन के लिए जाते हैं या कपिल शर्मा के शो में मूवीज़ प्रमोट होती हैं, तो फिल्म रिलेटेड क्वेश्चंस को पॉलिटिकल लेंस से देखा जाता है ताकि बाद में उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ब्लो ना कर दिया जाए। अदरवाइज़ जो PR टीम्स हैं, जो पब्लिक रिलेशन जो टीम्स हैं, 5-5 6-6 जो बनी हुई हैं, उनको कहीं ना कहीं वो आपको
आड़े हाथों ले लेंगी, तो इसलिए यहाँ पे दिक्कत होती है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में आप देखोगे, अगर नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ आई, उसमें किसी का नाम, जो हाईजैकर्स थे, जो हमारी इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट पे जो मूवी बनी, ठीक है, हाईजैक पे जो मूवी बनी, उसमें हाईजैकर्स के नाम भोला और शिवा अलग रख दिए, उसकी वजह से उसकी स्ट्रीमिंग को डिले करवा दिया जाता है, या दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका फाइल कर दी जाती है। तो इस वजह से जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स भी है ना, वो इंटरव्यूज़ को अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, जी न्यूज़ के स्टूडियो में या जी एंटरटेनमेंट या किसी और जगह पे नहीं। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, बाद में जो भी कट्स लगाने हैं, कैमरा पर्सन अपने ही स्टूडियो का है, वो कट लगा देगा। इस तरह से भले ही प्रेस को इंटरव्यू दिया जा रहा हो, लेकिन वो इंटरव्यू प्रेस के स्टूडियो में ना होके अपने प्राइवेट स्टूडियो में कराया जाएगा, ठीक है। एक्टर्स को अपॉलिटिकल होने को बोला जाता है, कि आप बीजेपी या कांग्रेस किसी पे कुछ नहीं बोलेंगे, ना ही उनसे बिलोंग करेंगे, ठीक है। इवन व्हेन दे आर अपीयरिंग इन द डिसाइडेडली पॉलिटिकल फिल्म्स, चाहे आप नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज़ भी आ रही हैं, ठीक है, उनमें भी आप देखोगे इस तरह का आचरण एक्टर्स को बोला जाता है कि आपको कुछ भी पॉलिटिकल ऐसा नहीं बोलना ना करना है जिससे किसी को ये लगे कि आप पॉलिटिकल वे में ये मूवी कर रहे हो। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि एंटरटेनमेंट मीडिया इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो यहाँ पे एक्टर अभय देओल ने कहीं दुबई में जाके कहीं पे बोला था कि देयर आर डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स हैं, मैनी रिव्यूज़ आउट ऑफ इंडिया आर ऑफन पॉलिटिकल एंड दे आर पेड फॉर, ठीक है। गल्फ न्यूज़ को ये 2021 में एक्टर अभय देओल ने खुद ये बात का खुलासा किया। रिव्यूअर्स एंड क्रिटिक्स हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी, ठीक है। मनी जो है रिव्यूज़ आपको बाय कर देगी। Granting access to movie stars is treated as a currency in itself. Money need not always be involved. जैसे कि एक्टर से मिलना है, तो कपिल शर्मा पे जो शो होता है जिसमें एक्टर्स की मूवी रिलीज़ होने से पहले उन्हीं एक्टर्स को बुलाया जाता है, या आप देखते हो कि द रणवीर शो में बॉबी देओल या गदर 2 की रिलीज़ से पहले वो एक्टर या एक्ट्रेसेस पहुंच जाते हैं जिनकी वो मूवी होती है, ठीक है, वो भी पेड फॉर है। कौन से क्वेश्चन वहाँ पे वो बैठ के लड़का पूछेगा, वो भी स्पॉन्सर्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन एयर पेड फॉर होता है। चाहे कोई भी आप आजकल पॉडकास्ट कल्चर में देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस एक्टर का उस पर्टिकुलर कपिल शर्मा के शो में जाना या किसी यूट्यूबर के शो में जाना, वो एक करेंसी माना जाता है अपने आप में, क्योंकि उस यूट्यूबर की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है और कपिल शर्मा के शो के लिए भी वो अच्छा है। एक्टर फ्री में नहीं, एक्टर कपिल शर्मा के शो को पैसे दे के जाएगा, क्योंकि कपिल शर्मा को 1-1.5 करोड़ वहाँ से मिलेंगे, और उस वजह से वही क्वेश्चन पूछेगा कपिल शर्मा जो एक्टर या मूवी डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउस चाहता है। इस वजह से हमें लगता है कि वो एक्टर की मूवी होगी बहुत अच्छी होगी। सेंसेशनल प्रोवोकेटिव टेक्स ऑन द इंटरनेट टेंड टू ओवरवेलम मोर न्यूएंस्ड रिएक्शंस, ठीक है। इंटरनेट पे ये कहा जाता है कि इस मूवी में कंट्रोवर्सी के कल्चर में हम यहाँ पे समझना, जानबूझ के मूवी का पहले क्या होता था, मूवी का नाम दिया जाता था अंधा कातिल, बात समझना यहाँ पे। उससे क्या होता था, आप रेलवे स्टेशन पे या बस के पीछे ये जो अंधा कातिल नाम का जो पोस्टर लगा है, उसको देख के ये सोचते थे कातिल अंधा कैसे हो सकता है। बस इतना ही प्रोवोकेटिव एलिमेंट होता था उस पोस्टर में, जिसकी वजह से आप देखने जाते थे उस मूवी को, ठीक है। या कोई मर्डर करता हुआ सीन दिख जाएगा या कोई बड़ी गाड़ी दिख जाएगी। लेकिन आजकल ये जो प्रोवोकेशन है ना, ये डिवाइसिव हो गई है, यानी कि जानबूझ के उस मूवी में एक दो ऐसे सीन्स डाले जाते हैं जो ये कहा जाता है कि सेंसर बोर्ड इन्हें डिलीट कर सकता है बाद में। इसलिए लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने चले जाते हैं, बाद में जाते हैं देखते हैं कि उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं। जानबूझ के इंडिया पाकिस्तान ऐसी तरह की प्रोवोकेटिव चीज़ें डाल दी जाती हैं किसी धर्म के प्रति, किसी कंट्रोवर्शियल बाबा के प्रति, ताकि लोग जाएं उसको देखने, ठीक है। अब राइटर ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी है, ठीक है, वेगली अम्यूजिंग। यहाँ पे ये बात बहुत अम्यूजिंग और अटपटी लगती है कि टेलीवाइज्ड अवार्ड्स जो इंडिया में फिल्म जो अवार्ड शोज़ होते हैं, ठीक है, इंडिया में, उनमें एक सेपरेट क्रिटिक्स गिल्ड अवार्ड बन गया है या क्रिटिक्स अवार्ड बन गया है। क्यों? ये सिग्निफाई करने के लिए बना है कि ये क्रिटिक्स कैटेगरी जो है ये बिके नहीं है। यानी कि जो क्रिटिक्स अवार्ड है वो वैसे उन अवार्ड जो जो ज्यूरी है उसमें, उनका नेचर क्या है, उनका नेचर है फिल्म को क्रिटिसाइज़ करना, लेकिन फिर भी अपने क्रिटिकल लेंस से देखने के बावजूद भी उन्होंने क्या करा है, उस फिल्म को अवार्ड दिया है, इम्प्लाई ये करने के लिए दैट द मेन जूरी इज़ बाउंड नॉट बाउंड बाय कमर्शियल कॉन्स्ट्रेंट्स इन क्रिटिक्स कैटेगरी, ठीक है। लेकिन जो बाकी के फिल्म फेयर अवार्ड्स चलते हुए आ रहे हैं,
वो कमर्शियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, उनमें ख़रीदा बेचा जा सकता है, लेकिन क्रिटिक्स कैटेगरी में नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इम्प्रेशन देने की कोशिश की जाती है। नाउ अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि क्या फिल्म मेकर्स, प्रोडक्शन बैनर्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को ये हक है कि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की चीज़ें करी जाएं, इतना वॉलेटाइल कर दिया जाए एटमॉस्फेयर को। कहा जा रहा है कि हाँ, सर्टेनली अपने इंटरेस्ट को उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, बट समैरली रिस्ट्रिक्टिंग द प्रेस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आप अगर प्रेस को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। देखो क्या है इसका क्रक्स, जैसे पेड न्यूज़ में इलेक्शंस के दौरान किसी भी कैंडिडेट को जिताया या हराया जा सकता है, वैसे बॉलीवुड में भी पेड न्यूज़ का फिनोमिना है जिससे किसी भी मूवी को हिट या फ्लॉप करवाया जा सकता है। रिकॉर्ड मूवी कलेक्शंस जो करवाई जाती हैं वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि मीडिया उनको चढ़ाता है फिल्म को। सिर्फ ऐड देख चलाने से मूवी देखने आप नहीं जाओगे, सिर्फ 50% ऑफ देने से मूवी में 3 घंटे 2 घंटे आप बर्बाद करने नहीं जाओगे, अनटिल एंड अनलेस उसके पीछे आपकी कोई प्रोवोकेशन होगी, आपको उकसाया जाए। एक वैसे होता है ना किसी को इंस्टिगेट करना। नाउ अ टेंट पोल रिलीज राइडिंग ऑन स्पेक्टिकल एंड स्टार पावर, जैसे मान लो स्टार पावर मतलब किसी बड़े स्टार को इंक्लूड कर दिया, स्पेक्टिकल हो गया कि भाई कुछ विचित्र ही उन्होंने कर दिया, ठीक है, वो भी ऑडियंस ड्रॉ कर लेगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिव्यूज़। हाउएवर जो स्मॉलर इंडियर टाइटल्स हैं ना, जो मतलब छोटे पर्दे के जो मतलब टाइटल्स हैं लेकिन जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वो सफ़र करते हैं डिपेंडेंट एज दे आर ऑन पॉजिटिव क्रिटिकल नॉइस बिफोर रिलीज़। उनके लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए पॉजिटिव क्रिटिकल नॉइस, कुछ आवाज़, कुछ गूंज बनानी ज़रूरी हो जाती है। फेयर मीनिंगफुल राइटिंग होनी चाहिए सिनेमा की तरफ से, जर्नलिस्ट की तरफ से, ये खरीदे बेचे जाने से परे होने चाहिए, ठीक है, उसमें टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगता है। रिव्यूज़ जो डैश ऑफ करे जाते हैं, इतने सारे रिव्यूज़ प्रोलिफरेट कर दिए जाते हैं, इन द मैड रश फॉर ऑफ अ फ्राइडे विल लूज क्वालिटी एंड इनसाइट। वो रिव्यूज़ जो फ्राइडे को फटाफट से रिवील करे एक तरह से प्रोलिफरेट करे जाते हैं, चर्न आउट करे जाते हैं, कहीं ना तो उसमें क्वालिटी होगी ना इनसाइट होगी, और एट द वेरी लीस्ट दे बेयर हॉरेंडस टाइपोज, उसमें गलतियां भी और देखने को मिलती हैं। अगर आप देखते हो ना, हिंदू का भी फ्राइडे रिव्यू आता है न्यूज़पेपर में। तो ग्रेट आर्ट, कोट से राइटर इसको एंड करते हैं, ग्रेट आर्ट इट इज़ सेड इंस्पायर्स ग्रेट कमेंट्री। If the film industry is indeed undergoing a credibility crisis, as has been suggested in the recent weeks, it can begin by keeping its side of the bargain. ठीक है, अपना पक्ष उन्हें रखना पड़ेगा, रखना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन उनको शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? अपना साइड ऑफ बार्गेन, उनको मीडिया को फ्रीडम देना पड़ेगा, वहीं से अच्छी सही शुरुआत होगी। वरना ये जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है ना कि कोई आज मूवी देखने ही नहीं जाना चाहता, टाइम एक अलग बात हो गई, लेकिन मूवीज़ में कुछ होता ही नहीं है, वो दूसरी बात हो गई। क्रिटिसिज्म जो जर्नलिस्ट के द्वारा किया जाता है, क्वालिटी जर्नलिज्म जो है, वो मूवी डायरेक्टर्स को, प्रोडक्शन हाउसेस को ये इंसाइट्स देने का काम करता है कि आप कैसे मूवी में सुधार लाएं, ना कि उन्हें खरीद के आप सिर्फ साइलेंस कर दें। उससे ओवरऑल इंडस्ट्री का बट्ठा बैठ रहा है और यूट्यूब शॉर्ट्स चल रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें हो रही है ना। गाज़ा वॉर एंड द ग्लोबल साउथ इंटरवेंशन। तो इस आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है कि ग्लोबल साउथ में जो खासकर जो कंट्रीज़ हैं उनका क्या रवैया है इज़राइल पैलेस्टीन डिस्प्यूट की तरफ, खासकर चाइना और इंडिया का। तो पहले ओवरव्यू में सभी कंट्रीज़ को लिया गया है, उसके बाद चाइना और इंडिया पे। तो स्टार्ट करते हैं। ये कह रहे हैं कि हमास चीफ याह्या सिनवर जो गाज़ा में मारे गए अक्टूबर 16 2024 को, ठीक है, इजरायली मिलिट्री के हाथों। तो इसमें एक क्रिटिकल एम जो ज्यूइश स्टेट का था ना, इसराइल का था, वो पूरा हो गया। क्या कि याह्या सिनवर को मारना है। सिनवर जो कि कुछ 1 साल पहले ही जुलाई में ही एक मतलब 2-4 महीने पहले ही ये चीफ बने थे, ठीक है, आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ द देन चीफ इस्माइल हनीये। ईरान में इस्माइल हनीये को जुलाई 2024 में मार गिराया इसराइल ने, ठीक है। ही वॉज नोन टू बी, सिनवर वॉज नोन टू बी द मेन आर्किटेक्ट ऑफ अक्टूबर 7 2023 टेरर अटैक्स। हालांकि इस्माइल हनीये जब चीफ थे, याह्या सिनवर ने शुरुआती अक्टूबर 7 2023 का अटैक करवाया था, जिसके बाद ये पूरी लड़ाई, इस बार का जो स्पेल ऑफ डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो स्टार्ट हुआ। इसराइल की कोर काइनेटिक एम के जो है वो फ्रूशन पे वो सफल हो गया उसमें, विद द एलिमिनेशन ऑफ अ प्लेथोरा ऑफ लीडर्स। तो हमास के भी, हिजबुल्लाह के भी काफ़ी लीडर्स मारे जा चुके हैं। अब सवाल ये उठता है, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? क्या ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा या ये रुकेगा, थमेगा कहीं? सिविलियन कैजुअलिटीज़ गाज़ा में, लेबनान में बढ़ती चली जा रही हैं, और पॉलिटिकल स्पेस दोनों एरियाज़ में, इज़राइल पैलेस्टीन में, चाहे गाज़ा लेबनान में, श्रिंक होते चले जा रहा है, ठीक है। तो
दैट आर अंडर सीज कंटिन्यू टू परसिस्ट। पॉलिटिकल स्पेस जो एरियाज सीज में है, कब्जे में है, लेबनान में हिजबुल्लाह ग्रुप के और गाज़ा में हमास ग्रुप के, वो स्पेस पे अभी तक परसिस्ट हो रहे हैं विदाउट अ ब्लूप्रिंट फॉर एनी रैम्प्स, एनी ऑफ रैम्प्स, कि वो अब पीस की तरफ कैसे बढ़ेंगे, या क्या हमास को वाकई वहाँ से उखाड़ा जा सकता है, और क्या हिजबुल्लाह को वाकई क्लींस किया जा सकता है लेबनान के ऑक्यूपाइड सदर्न पार्ट से। यूनाइटेड स्टेट्स अपनी इलेक्टोरल गतिविधियों में बिजी हो चुका है, ठीक है। इस वजह से कोई डिसाइसिव जो होता है ना, कि एक कड़ा डिसीजन लेना जो जीत के आया राष्ट्रपति ले सकता है, वो चुनाव में जाने वाला राष्ट्रपति या जिसकी चुनाव की टर्म खत्म हो रही है वो राष्ट्रपति ले नहीं सकता यूएसए का। तो इसीलिए अदर्स हैव इंक्रीजिंगली लुक्ड टुवर्ड्स द ऑल्टरनेटिव्स इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना। अब ऐसे में जब यूएसए कुछ नहीं कर पा रहा, खुद ही आपस में उलझे हुए हैं, इसराइल पैलेस्टीन हिजबुल्लाह लेबनान जो भी है, ठीक है। यहाँ पे ग्लोबल साउथ जो प्रोवर्बियल हम इतनी बार कहते हैं ना, ग्लोबल साउथ, जैसे हमने अभी ब्रिक्स के बारे में भी बात करते हुए देखा, ठीक है। इसने राइटर कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ की जो अप्रोच रही है ना इस पैलेस्टीन इशू की तरफ, इस बार के इस स्पेल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, ठीक है, ये कहीं ना कहीं फ्रेगमेंटेड अप्रोच रही है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो अपने एक्सपीरियंस ऑफ अपार्थीड के चलते इसराइल को ये गलत ठहराते हैं, और इसराइल को ये घसीट के ले गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दिसंबर 2023 में फॉर वॉर क्राइम्स, और ये कह रहे हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को क्रिमिनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। हालांकि ऐसे स्टेप्स के बाद जुलाई 2023 के अक्टूबर 2023 के इस वॉर के बाद इसराइल की जो गुडविल पहले जो बन रही थी ना, I2U2, ठीक है, और इसराइल कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया के भी क्लोज आ रहा था, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इरोड तो हुई है। लेकिन जो दो बिगेस्ट पावर्स हैं इन दिस ग्लोबल साउथ कंस्ट्रक्ट, चाइना और इंडिया, दोनों की पोजीशन डाइवर्जेंट है इस स्पेल ऑफ डिस्प्यूट को लेके, ठीक है। और पोजीशंस जो दोनों की हैं वो दे आर एंकर्ड इन देयर अराउंड देयर इंडिविजुअल नेशनल इंटरेस्ट। इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू कर रहा है और चाइना अपने। दोनों देशों को ये नहीं पड़ी कि सिचुएशन को रिस्टोर करा जाए या पीस एंड स्टेबिलिटी की तरफ ले जाया जाए, ठीक है, rather than trying to build a consensus with the newer multilateral formats such as ब्रिक्स। अब ये ब्रिक्स की समिट में एक अपॉर्चुनिटी थी कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स, जिसमें रशिया भी शामिल है, कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना एक स्वर में बोलते, एक कोरस में बोलते, कोहेरेंट वॉइस में ब्रिक्स कंडेम करता इस पूरे वॉयलेंस को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। ब्रिक्स में क्या किया गया, इसराइल का कंडेमनेशन हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई नतीजा नहीं निकला। This is despite the calls for ceasefire and diplomacy-led resolution promoted by both the states। दोनों ये बीन तो बजा रहे हैं, बिगुल तो बजा रहे हैं कि भैया सीज फायर होना चाहिए, लेकिन जब कंस्ट्रक्टिव स्टेप लेने की बात आती है, चाहे यूनाइटेड नेशंस में, चाहे ब्रिक्स में, चाहे कहीं और, दोनों चाइना और इंडिया अपने अपने स्वर में बात करने लगते हैं, अपनी अपनी को जो है नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करने की बात करने लगते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ये हो क्या रहा है, ठीक है। This divergence between the two Asian powers representing over a third of the global population, चाइना और इंडिया दोनों पॉपुलस कंट्रीज हैं, अल्टीमेटली ये डिसाइड करता है कि रडर्स ऑफ व्हाट ग्लोबल साउथ इज। रडर्स होता है मतलब जैसे कि किस दिशा में ग्लोबल साउथ डिसाइड करेगा, ठीक है। जैसे कंपस के दो साइड्स हैं ना, कंपस कहाँ जाके रुकेगी, ठीक है, वो डिसाइड करता है कि इंडिया और चाइना का क्या रुख है, दोनों का मिला के। अगर इंडिया और चाइना डिवाइडेड हो जाएंगे तो एक तिहाई पॉपुलेशन जो है वो ही डिवाइड हो गई, वो कंट्रीज ही डिवाइड हो गई, तो कोई ठोस डिसीजन निकल के नहीं आता, ठीक है। तो बावजूद इसके कि जो ग्लोबल साउथ हम कहते हैं ना, इसका नेचर वैसे नॉन मोनोलिथ है। मोनोलिथ क्या होता है, जाइगेंटिक, बहुत ही बड़ा, जो एक ही स्वर में बोलता है। आप देखो बांग्लादेश, श्रीलंका अलग धुन में चल रहे हैं ग्लोबल साउथ में, है ना। बाकी की कंट्रीज़ देख लो, श्रीलंका के अलावा म्यांमार एक्सेट्रा। तो साउथ अफ्रीका है, अफ्रीकन कंट्री की इथियोपिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं। ये नॉन मोनोलिथनेस दिखाता है इसकी, कि मतलब एक बड़ा एलिफेंट नहीं है ग्लोबल साउथ जो एक स्वर में चलता हो, जैसे G8 चलता है, ग्लोबल 8 वेस्टर्न अलायंस, है ना, वैसे नहीं चलता। बोथ इंडिया एंड चाइना हैव क्लियर डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल मार्कर्स ऑन पैलेस्टीन इशू। ये होते हैं कंपस के पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक मार्कर्स। दोनों की कंपस की दिशा ऑलरेडी निर्धारित है कि उन्हें कैसे, क्या रवैया लेना है, क्या रुख लेना है इस डिस्प्यूट पे। चाइना ने अपने पूरे एग्स जो हैं, अपनी पूरी बेट लगा रखी है अरब बास्केट पे,
ठीक है, क्या कि अरब वर्ल्ड को सपोर्ट करना है, पैलेस्टीन कॉज को एस्पाउज करना है, पैलेस्टीनियन सॉवरेंटी की बात करता है, यानी कि एंटी इजराइल बात कर रहा है बीजिंग। ठीक है, एंटी इजराइल क्यों? रीज़न साफ है कि यूएसए का एलाई है इजराइल, और यूएस वर्सेस चाइना हर ग्लोबल थिएटर में चल रहा है, चाहे ताइवान हो, हांगकांग हो, नॉर्थ कोरिया हो, म्यांमार हो, कहीं पे भी देख लो। तो ये तो ऑब्वियस है, चाइना का स्टैंड एंटी इजराइल होगा। इस वजह से चाइना का जो स्टैंड है वो प्रो अरब है, पॉजिटिव अरब किस तरफ। क्यों? क्योंकि अरबिक वर्ल्ड की उन्होंने डील भी कराई है। ठीक है, ये सब अभी पास्ट में जुलाई 2024 में पैलेस्टीन फैक्शन के 14 लीडर्स इंक्लूडिंग हमास लीडर्स ट्रैवल्ड टू चाइना फॉर अ कॉन्फ्रेंस एम्ड एट एंडिंग डिविजन्स एंड स्ट्रेंथनिंग पैलेस्टीनियन यूनिटी। देखो, हमास में ना दो ग्रुप्स हैं, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो पैलेस्टीन का एरिया कंट्रोल करती है, प्लस गाज़ा जहाँ पे हमास डोमिनेंट है। तो इनमें जो डिफरेंसेस आ जाते हैं ना, चाइना ने एक समिट, एक मीटिंग कराई जुलाई 2024 में, जिसमें इनको कहा गया कि भैया आप एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करो, आप डिवाइडेड वॉइस में, डिवाइसिव वॉइसेस में, अलग अलग स्वर में मत बोलिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा ग्लोबल मंच पे यूनाइटेड नेशंस में अपनी बात रखने का। चाइना ऐसी मीटिंग्स करवा रहा है अरबिक वर्ल्ड की यूनिटी, सिंपैथी गेन करने के लिए, जहाँ से चाइना का तेल आता है, सऊदी अरेबिया एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें। ठीक है, लेकिन क्यों? मैंने बताया कि एंटी इजराइल रुख है चाइना का मेनली, और जब किसी की तरफ एंटी हो तो दूसरे की तरफ पॉजिटिव हो जाओ, कम से कम इनसे तो बेनिफिट मिलेगा ना चाइना को। ठीक है, नाउ चाइनाज व्यू एंड द इंडियन लाइन। चाइना ने अक्टूबर 2023 से हमास को कंडेम नहीं करा नाम लेके फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द अटैक अगेंस्ट इजराइल। ये एक तरह से एक हिस्सा है इसी बात का कि अपने मीडिएशन विंडो जो है ओपन रखने के लिए। किसकी मीडिएशन विंडो? जैसे सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में वार्तालाप करवाने के लिए चाइना ने एक फ़ोटो भी पब्लिश हुई कि जिसमें दोनों देशों के लीडर, ईरान के आयतुल्ला खमेनेई, ईरान के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और सऊदी अरेबिया के किंग चाइना गए और दोनों ने ये कहा कि हमने अपने डिफरेंसेस को रेकनसाइल कर लिया है। ठीक है, तो ये मीडिएशन यानी कि बिचौलियापंती करने की विंडो तभी ओपन रहेगी जब चाइना हमास को क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं हमास अगर चाइना की तरफ है तो कल को अगर मीडिएशन करवाना है किसी भी अरबिक कंट्री के बीच में, तो चाइना का ये नहीं होगा कि चाइना तो एंटी अरबिक है, चाइना तो एंटी पैलेस्टीन है, चाइना मीडिएटर नहीं बन सकता, क्योंकि बिचौलिया डिस्प्यूट में उसी को बनाया जाता है जिसका रवैया न्यूट्रल होता है। ठीक है, समथिंग इट हैड मोबिलाइज प्रीवियसली बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। ये मीडिएशन विंडो को पहले भी डिप्लॉय करा गया था अपने स्वार्थ के लिए, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए चाइना के द्वारा। तो ये बात यहाँ पे है नाउ। तो ये मीडिएशन करने से चाइना को बहुत ज़्यादा फैन फेयर भी मिली अरब वर्ल्ड में, इंटरनेशनल ऑर्डर में भी। जैसे अभी रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट में मीडिएट करके इंडिया की जो साख है, जो इमेज है वर्ल्ड के मंच पे, प्लेटफॉर्म पे, वो बढ़ गई। वैसे चाइना को भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था उसमें। ठीक है, दीज कैलकुलेशंस वर मेड रिडेंडेंट। अब चाइना ने उस टाइम तो फ़ायदा लिया, लेकिन इस्माइल हनीये का ईरान में मर्डर होने के बाद ये सारी जो माइलेज चाइना को मिली थी, ये कहीं ना कहीं इरोड हो गई सारी। ठीक है, अब उसके बाद सिनवार का मर्डर हो गया। एज अ फॉलो अप कॉन्वर्सेशन ऑन दी सेड यूनिटी, ये जो यूनिटी ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में थी, तो वो फॉलो अप कॉन्वर्सेशन क्या ही करोगे, यूनिटी कहाँ से हो जाएगी? क्योंकि ईरान के प्रॉक्सीज़ को, ये जो सर्कल ऑफ रेजिस्टेंस ईरान ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बना रखा था हिजबुल्लाह, हमास और हूती रेबल्स का, उसको तोड़ते चले जा रहा है इसराइल। तो कहीं ना कहीं अब कोई स्कोप तो रह नहीं गया मीडिएशन का। लेकिन टू बैक दी नाउ हाइफिनेटेड अरब ईरानियन पोजीशन, चाइना, अभी जो हाइफिनेट हो रखा है अरब ईरानियन पोजीशन, चाइना अंडरमाइंड इट्स रिलेशंस विद इसराइल। अब मतलब होता है ना कि वो अंगीठी में कोयला डालते जा रहा है चाइना, जिसमें अब ऑलरेडी पानी फिर चुका है, पानी डल चुका है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका अब नुकसान ये हो रहा है कि जो तंदूर बचा था इसराइल का, वो भी कहीं ना कहीं, जो रिलेशंस इसराइल के साथ थोड़े बहुत थे, वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए। ठीक है, क्यों करे चाइना ने ऐसे? इजरायली प्रॉक्सिमिटी टू द यूएस इज एंडियरिंग एंड इट्स कैपेसिटीज़ आर बेटर यूटिलाइज्ड एल्सवेयर। ठीक है, चाइना ने अपने रिलेशंस को इसराइल के साथ ख़त्म करा, खुद करा, जानबूझ के करा, लेकिन एक स्वर में खड़े रहा वो अरब वर्ल्ड के साथ में। अरब ईरानियन पोजीशन चाइना ने छोड़ी नहीं लास्ट मोमेंट तक।
अब चाइना फिर भी नए फॉरम्स को जैसे ब्रिक्स को देख रहा है टू इंक्यूबेट द नैरेटिव ऑफ ग्लोबल साउथ इन इट्स ओन फेवर, कि ब्रिक्स जो है ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है और इसका फ़ायदा चाइना को मिले। अभी रिसेंटली ब्रिक्स में जो एक्सपेंशन हुआ है, जैसे इजिप्ट और इथियोपिया ये सब कंट्रीज़ को शामिल करने की बात हुई है, यूएई, ईरान को, ठीक है, तो वो इंडिया नहीं चाहता था कि ये एक्सपेंशन हो, ठीक है, बट इंडिया हैड टू गो अलॉन्ग विद, क्यों इंडिया को मजबूरन साथ में खड़ना पड़ा, क्योंकि अगर इंडिया ना खड़ता तो कहीं ना कहीं इंडिया को एंटी इंडिया स्टांस हो जाता कि इंडिया ने अड़िंगा डाला है, इंडिया ने ऑब्स्टेकल क्रिएट करा है इन द ज्वाइनिंग ऑफ सऊदी अरेबिया एंड दीज कंट्रीज into the BRICS, ठीक है, admission of these countries into the BRICS. Interest to join BRICS has grown since. अब उसके बाद BRICS ज्वाइन करने का इंटरेस्ट और ग्रो कर रहा है, जैसे पैलेस्टीन वगैरह। देखो ये सारी माइलेज चाइना ले रहा है कि चाइना ब्रिक्स का लीडर है एक तरह से, जैसे, ठीक है, हालांकि ये ऐसा कोई लीडर है नहीं। तो पैलेस्टीन लुकिंग टू अप्लाई एज Palestine looking to apply as Palestinian President Mahmoud Abbas attended this year's BRICS summit in Kazan. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, महमूद अब्बास ब्रिक्स समिट काजान में अटेंड कर रहे हैं रशिया में। देन ये क्या दिखाया जा रहा है कि ये सारा कुछ चाइना की वजह से हो रहा है, यानी कि अगर चाइना इसको सपोर्ट नहीं करेगा तो ब्रिक्स में पैलेस्टीन शामिल होने की बात हो ही नहीं सकती, ब्रिक्स में सऊदी अरेबिया शामिल कर ही नहीं सकता। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया का क्या रवैया है गाज़ा स्ट्रिप में, ये रीसेंट स्पेल, जो लेटेस्ट स्पेल ऑफ डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है, हिजबुल्ला लेबनान डिस्प्यूट एक्सेट्रा, इंडिया एक फ़ाइन बैलेंस स्ट्राइक कर रहा है अपने नेशनल इंटरेस्ट और अपनी इंटरनेशनल जिम्मेदारियों को बैलेंस कर रहा है इंडिया। कैसे? इंडियन पोजीशन ऑन द अदर हैंड हैज़ बीन कंसिस्टेंट एंड बैलेंस्ड रिगार्डिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। काफ़ी एनालिस्ट ये कहते हैं कि इंडियन अप्रोच जो कॉन्फ्लिक्ट की है ना, वो इसराइल की तरफ स्क्यूड है, इसराइल की फेवर में है, इंडिया इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, गिविंग टैसिट येट क्रिटिकल सपोर्ट। जैसे इसराइल के वेपन्स को बैन कर सकता है अभी, इंडियन कंपनीज इसराइल को जो वेपन सपोर्ट कर रही हैं वो इंडिया स्टॉप कर सकता है, लेकिन इंडिया ने नहीं किया। लेकिन दिस इज़, राइटर ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से इनकरेक्ट व्यू नहीं है, ये बात सही है कि हम इसराइल को ही सपोर्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रारियन टू चाइनाज अप्रोच, न्यू दिल्ली ऑल्सो सीज दिस फ्रॉम द व्यू ऑफ काउंटरिंग टेररिज्म। अब हमारा एक इसमें नेशनल इंटरेस्ट ये है कि इसराइल के ऊपर जो अटैक हुआ है वो टेररिस्ट अटैक है। अब ये गलत है या सही वो एक अलग बात है, ठीक है, इसलिए टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स शुड बी कंट्रोल्ड, शुड बी टेम्ड, ये इंडिया हमेशा कहते आया है। तो अब इस बात को एक पर्सपेक्टिव में देखने के लिए अपने दोनों कंट्रीज़ के, इंडिया और चाइना के डिफरेंट डोमेस्टिक और रीजनल रियलिटीज़ को साइड पे रखते हुए, दोनों इंडिया और चाइना सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम द डिज़ाइंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। और इस आर्ग्यूमेंट में जान डालने के लिए राइटर ये कहते हैं, इसराइल को सिनवार को, यही सिनवार जो अभी मारा गया, इसको जेल से छोड़ना पड़ा था। क्यों? क्योंकि इजरायली सोल्जर को इन्होंने कैप्चर कर लिया था। उस इजरायली सोल्जर को छुड़ाने के लिए सिनवार को प्रिजनर एक्सचेंज के तहत छोड़ा गया, ठीक है। ये इस तरह का पैरेलल इंडिया में भी देखा गया। IC-814 1999 की जो कंधार हाईजैक हुआ था, हमें अपने सारे बंदियों को, इंडियंस को छुड़ाने के लिए मसूद अज़हर को छोड़ना पड़ा था। तो दोनों, इसराइल और एक तरह से इंडिया, टेररिज्म का शिकार हुए हैं, है ना। इस वजह से इंडिया ये कह रहा है कि हाँ, हम टेररिज्म को एलिमिनेट करने के लिए इसराइल का साथ दे रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं दे रहे हैं। तो ये बात सही भी है, लेकिन टेररिज्म की परिभाषा क्या है? मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी कंट्री की टेरिटरी पे कब्ज़ा करते चले जा रहे हो तो टेररिज्म तो यहाँ पे इसराइल का हुआ, और वो उसको आप लेजिटिमाइज्ड टेररिज्म कह रहे हो, ये तो गलत है ना। लेकिन इंडिया कॉन्टिन्यूज टू पुश अ रिटर्न ऑफ काउंटरिंग टेररिज्म एज अ कोर मल्टीलैटरल डिलीवरेबल। क्यों? क्योंकि अब यूएसए ने भी वॉर ऑन टेरर छोड़ दिया, क्योंकि यूएस ने तालिबान को एलिमिनेट किए बिना अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया, क्योंकि इनका डिफेंस बजट यूएसए का अब कम होते चले जा रहा है, यूएस की इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है, इसलिए ये सपोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए इंडिया ये चाह रहा है कि कहीं ना कहीं इसराइल के ऊपर ये जो अटैक्स हो रहे हैं उनको टेररिज्म का रूप दे के, टेररिज्म की काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी दिखा के, एक तरह से कोर मल्टीलैटरल, यानी कि पूरे वर्ल्ड का इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस का एक ऑब्जेक्टिव बनाया जा सके टू काउंटर टेररिज्म। इससे इंडिया को फ़ायदा क्या है? पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म जिसका इंडिया शिकार है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कॉर्नर कर पाएगा इंडिया। पैरेलली इंडिया टू स्टेट सॉल्यूशन को भी सपोर्ट करता है,
ये भी नहीं कह रहे कि पूरी तरह से इजराइल ही होना चाहिए, हम तो कह रहे हैं इजराइल और पैलेस्टीन दोनों होने चाहिए। यानी कि हम यहाँ पे यूएसए के भी साथ में नहीं है। यूएसए तो ये कहते हैं पैलेस्टीन होना ही नहीं चाहिए, इंडिया क्या कह रहा है, 2 स्टेट सॉल्यूशन, बट इसराइल को सही मानते हुए। क्यों इसराइल विक्टिम दिखा रहा है, इंडिया इंडिया ये कह रहा है कि इसराइल इज़ द विक्टिम ऑफ टेररिज्म, और इसलिए इसराइल के साथ खड़ा है इंडिया। बोथ दीज पॉलिसीज रनिंग कॉन्करेंटली डज क्रिएट पोलराइज्ड इंप्रेशंस। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं इंडिया दोगला है, कुछ लोग कहते हैं इंडिया इसराइल की तरफ है, कुछ लोग कहते हैं इंडिया पैलेस्टीन की तरफ है। हाउएवर बोथ डू को एग्जिस्ट एज रियलिटीज़ एंड डू नॉट अंडरमाइन वन फ्रॉम अदर। ठीक है, इंडिया का इसराइल को साथ देना काउंटर टेररिज्म अपना पोस्चर के लिए सही है, भी सही है। पैलेस्टीन को साथ देना क्योंकि 2 स्टेट सॉल्यूशन थ्योरी है, तो ये दिखाती है कि हम बिल्कुल अरब वर्ल्ड का जो कंसर्न है उससे बिल्कुल इम्यून भी नहीं है, नम्ब भी नहीं है। हम उनके सेंटिमेंट्स को, अरबिक सेंटिमेंट को समझते हैं कि पैलेस्टीन भी रहना चाहिए। अब पर्सपेक्टिव अल्टीमेटली राइटर ये कह रहे हैं वॉर इन गाज़ा ये दर्शाता है कि अमेरिका का जो पैक्स अमेरिकाना है ना, पैक्स अमेरिकाना मतलब पूरे विश्व पे अमेरिका का कब्जा या अमेरिका का कंट्रोल, सुपर पावर, ये जो डिज़ाइन है ना ये डिमिनिश हो रहा है। और ये यूएसए के भी कांग्रेस में, हाउसेज में इस आइडिया के कोई टेकर्स अब नहीं बचे। मल्टीपोलैरिटी की तरफ जो रियलिटी है वो इस बात को स्वीकार करती है। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, यूएसए भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। क्या चाइना वर्ल्ड का कमान संभालने को रेडी है, या क्या चाइना के क्रेडेंशियल्स इतने अच्छे हैं? नहीं। क्या इंडिया रेडी है? इंडिया रेडी तो है, लेकिन इंडिया अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा। क्या रशिया को सौंपी जा सकती है? नहीं। ठीक है, तो पैक्स इंडियाना भी पॉसिबल नहीं है, पैक्स चाइना भी, यानी कि पूरा चाइना सुपर पावर बन जाए वो भी अच्छी बात नहीं होगी। इसीलिए इंडिया चाइना कॉन्टेस्टेशन, जो दोनों कंट्रीज़ आपस में कॉन्टेस्ट कर रही हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ था ना, जब यूएसए ने पैक्स अमेरिकाना डॉक्ट्रिन दिया कि अमेरिका विल बी दी सुपर पावर, तो उसको वेस्टर्न वर्ल्ड ने, ईयू की बड़ी इकोनॉमीज़ ने, फ्रांस, यूके, जर्मनी, खासकर यूके, इन्होंने सपोर्ट किया था। ठीक है, तो यानी कि इट रिक्वायर्स 3-4 टू टैंगो, जैसे हम बोलते हैं ना, इट रिक्वायर्स 2 टू टैंगो, 2 हाथ होंगे तभी ताली बजेगी। यूएसए के साथ पॉजिटिव कंट्रीज थी क्योंकि यूएसए वाकई में बहुत बड़ा था। अब चाइना इंडिया कंपटीशन से ना तो ये कंट्रीज़, ये जो पावर का ट्रांजिशन हो रहा है वेस्ट से साउथ की तरफ, ग्लोबल साउथ की तरफ, क्योंकि चाइना इंडिया आपस में एक स्वर में नहीं बोलते, इस वजह से ये ट्रांजिशन डिले हो रहा है और इसमें फ़ायदा वेस्ट का ही है। तो राइटर ये कह रहे हैं कि इंडिया चाइना कॉन्टेस्टेशन, इंडिया वर्सेस चाइना itself undermines any real unity within the global south, while other disparities such as democracies versus non-democracies present more cracks to navigate। ठीक है, बीच में और ज़्यादा दरारें आ जाती हैं। वेस्ट में क्या था, यूएसए क्यों इतने लंबे समय तक सुपर पावर बना? डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, जर्मनी में भी डेमोक्रेसी, ये सब आ चुके थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। गॉट इट? तो इस वजह से ट्रू मीडिएशन रिलाइज ऑन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर। दूसरा यहाँ पे एक आ जा रहा है, अगर किसी को वाकई में मीडिएशन करना है ना, बिचौलियापंती करनी है, समझौतागिरी करनी है, तो इसके लिए पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर दोनों होने चाहिए। एक तरफ ये होगा कि देखो हम तुम्हारे लिए पॉजिटिव साइड पे समझौता करवा देते हैं, अगर नहीं मानोगे इसराइल पैलेस्टीन, तो नेगेटिव साइड पे मिलिट्री पावर भी है। लिवरेज तभी होता है ना। और ग्लोबल साउथ में इस समय ऐसी कोई भी पावर नहीं है, इंडिविजुअली या कलेक्टिवली। इंडिया प्लस चाइना, या इंडिया प्लस चाइना प्लस साउथ अफ्रीका प्लस ब्राज़ील भी कर लो, मतलब ओवरऑल ब्रिक्स को भी अगर आप मिला लो, तो भी इतनी पावर किसी के पास नहीं है कि ये मीडिएट करके इस डिस्प्यूट को रोक पाएँ, इसराइल पैलेस्टीन सिचुएशन को बैड टू वर्स होने से रोक पाएँ। तो किसी के पास करेक्ट डिप्लोमेटिक टूल्स या मिलिट्री टूल्स नहीं है, जो यूएसए के पास लंबे समय तक थे। तो वट एवर लिटिल सच प्रोजेक्शन इज विटनेस्ड इज मोर अबाउट इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स rather than collective aim to design, promote and most importantly guarantee peace। तो जो भी ये प्रोजेक्शन, जो भी आभास करवाने की कोशिश करी जा रही है ना, चाहे इंडिया चाइना के द्वारा, वो अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए दोनों कर रहे हैं। कोई कलेक्टिव एम किसी का नहीं है कि पीस को गारंटी करवा सके, डिज़ाइन कर सके, कोई उसका कोई रूपांतरण हो कि भैया हाँ ऐसे हो जाएगा, प्रमोट कर सके, उसके लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, पीस को गारंटी कर सके,
उसके लिए भी कुछ नहीं है। यूएसए के पास क्या था? यूएसए के पास एयरक्राफ्ट कैरियर थे जो सालों तक वहाँ डॉक करके खड़े रहे। 6 महीने में एक फ्लीट आती थी, 6 महीने में दूसरी, और पर्शियन गल्फ के आसपास इनको तैनात रखा जाता था जब तक वहाँ पे खतरा है ईरान का। अभी 2010 में इन चीज़ों को विड्रॉ करना शुरू किया यूएसए ने, क्योंकि यूएसए एज अ इकोनॉमिक पावर डिक्लाइन हो रहा है। क्या चाइना के पास इतना पैसा है, पावर है, मिलिट्री डिप्लॉय? अब देखो, एयरक्राफ्ट कैरियर भेजना एक अलग बात है, लेकिन क्या बाकी की कंट्रीज इसे पॉलिटिकली एक्सेप्ट करेंगी? नहीं। और यदि नहीं करेंगी तो यूएसए इंटरफेयर करेगा, ऑलरेडी क्वाड्रिलेटरल बना दिया। तो वर्ल्ड एक क्रॉस रोड्स पे है इस टाइम। ये था आज का हमारा न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस। थैंक यू गाइज।